हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूद की स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम देखने वाले हैं बिंद श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, आज क्या देखेंगे हम लोग? तो बिंद श्रेणी, नर्मदा घाटी, मैकाले की पहाड़ी, पन्ना की पहाड़ी, ठीक है, यानी जितने भी आपके बिंद श्रेणी और सतपुरा वगैरह है, इसके आसपास के लगभग हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको उम्मीद करता हूं कि शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तो 100% आपको क्लास में पूरा का पूरा याद होगा। ठीक है, यानी ज्योग्राफी में हम लगभग, यानी इसके पहले आपका वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 27 तक, यानी 27 यानी वीडियो हम ज्योग्राफी का अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, और ये 28वां भाग होगा, जिसमें 27 में हम लोग क्या पढ़े थे, यानी ये पार्ट आपका चल रहा था, यानी केंद्रीय उच्च भूमि, ये बोल सकते हैं दक्षिण का पठार, ये बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें हम आपको पढ़ाए थे आपका अरावली की श्रेणी पढ़ चुके हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो आज उसी का एक भाग होगा, जो होगा आपका केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है, जिसका नाम क्या है? बिंद श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? बिंद श्रेणी। तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा मैं इस फिगर को भी यहाँ पे आपको नोटेट कर दे रहा हूँ, कौन सा श्रेणी कहाँ पर है। उसके बाद एक एक करके जो जो इसकी विशेषताएं हैं, सबके बारे में हम क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे, और प्रयास करेंगे कि जो आपका रिटेन एग्जाम है यूपीएससी बीपीएससी वगैरह का, तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि आपका अच्छा से अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, आपका यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो एक श्रेणी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, ये आपका है अरावली श्रेणी। कौन श्रेणी है? अरावली श्रेणी। ठीक है, जो आपका गुजरात से लेकर कहाँ तक गई है? गुजरात के पालनपुर से लेकर आपका दिल्ली कटक तक, यानी रायसीना हिल्स तक ये फैली हुई है। इसके बारे में हम लोग लगभग देख चुके थे। हम क्या करेंगे आज, थोड़ा सा विशेष रूप से, यानी बिंद श्रेणी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, तो इसको क्या करना है कि देख लेना है कि आखिर ये सब अवस्थित कहाँ है। ठीक है, तो अवस्थिति के बारे में आपको विशेष रूप से क्या होना चाहिए, मालूम जरूर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? अरावली श्रेणी के बाद हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एक छोटा सा मेवाड़ का पठार है। कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार। यानी ये हो गया आपका अरावली श्रेणी के जस्ट बगल में ये पड़ता है आपका मेवाड़ का पठार। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा, कलर वाइज हम अलग अलग कलर से कर दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। ये आपका होगा मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के बाद यहीं पर हम लोग देखते हैं, जस्ट इसके बगल में आता है आपका मालवा का पठार। ये आपका पड़ेगा मालवा। ठीक है, कुछ कुछ बुकों में आप देख सकते हैं कि मेवाड़ को भी किसके अंतर्गत डाल दिया है? मालवा के अंतर्गत डाल दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका होगा मालवा का पठार। और मालवा के तुरंत बाद, यानी हम लोग देखे थे, आप लोग विभाजन देखे होंगे तो याद होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं उतना डीप इसको फिगर नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में ही हम लोग प्रयास करेंगे इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा पठार होगा? ये आपका हो गया मालवा का पठार। ठीक है, ये अरावली है, मेवाड़ है, मालवा है। इसके तुरंत बाद यानी एक और पठार दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बघेलखंड का पठार। कौन सा है जी? ये आपका हो जाएगा बघेलखंड का पठार। इसी के तुरंत बगल में ही अवस्थित है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बघेलखंड का पठार। क्लियर? इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। फिगर सब लोग वर्गीकरण में ये हम लोग पढ़े होंगे, याद रखेंगे तो ही होगा। फिगर नहीं समझेंगे फिर ये ज्योग्राफी जो है आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये जो आपका क्षेत्र पड़ेगा, ये होगा आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार, सॉरी बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के बाद चलिए इसका नाम भी हम तुरंत नोट करते चल रहे हैं इधर। ये है आपका अरावली। ये अरावली है, अरावली श्रेणी। ठीक है, और इसके जो आपका हरा कलर का, ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है, ये है आपका मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये आपका पड़ेगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, जो बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,
और ये पड़ता है जस्ट इसके बुंदेलखंड के बाद में, इसका नाम पड़ेगा बघेलखंड का पठार। ये है बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड के बाद हम देखेंगे इधर आपका छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। इधर ये जो पड़ता है आपका छोटा नागपुर का पठार पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। इसको आप लोग कलर कर दीजिएगा, अलग अलग कलर से, जो नोट्स बनाइएगा उसमें अलग अलग कलर से कर दिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका बघेलखंड छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार के बाद हमको इधर दिखाई देता है, यानी छोटा नागपुर के पठार के बाद एक और पठार देगा, राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी वगैरह भी यहीं पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको राजमहल की पहाड़ियाँ दिखाई देगी। यहाँ पर इसको हम बना दे रहे हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। ये हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ। ये आपका हो जाएगा गरजात की पहाड़ी। इसको यहाँ अलग कलर कर दीजिए, ठीक है। इसको लाइन से एक बार चलिए सबको यहाँ पर नाम नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है अरावली की श्रेणी हो गया। अरावली के बाद ये मेवाड़ का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, ये आपका बुंदेलखंड हो गया। बुंदेलखंड के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा बघेलखंड। ये है बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, ठीक है। और बघेलखंड के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर हम इसको खींच दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया जा रहा है राजमहल की पहाड़ी, सॉरी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पर एक है राजमहल की पहाड़ी, इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल, इसको भी नाम लिख दीजिए राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और ये होगा आपका गरजात की पहाड़ी, इसको हम क्या बोलेंगे, गरजात की पहाड़ी। ये हो जाएगा आपका गरजात की पहाड़ी। इसको भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, गरजात की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नदी, महानदी बेसिन है, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर महानदी बेसिन। इसको ये हो जाएगा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, ठीक है। और एक और यहाँ पे पहाड़ दिखाई देती है आपका बस्तर की पहाड़ी। बस्तर भी यहाँ पे आप देख लीजिए, बस्तर की पहाड़ी है। ये है यहाँ आपका बस्तर की पहाड़ी, ठीक है। इसका नाम भी नोट कर लीजिए, बस्तर की पहाड़ी, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग देखेंगे आपको जो दिखाई देगा वो होगा आपका बिंद श्रेणी। जस्ट इसके नीचे हम लोग देखेंगे आपका बिंद श्रेणी। अब बिंद श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, इसको हम लोग देख सकते हैं आपका ये गुजरात के जोहाट से लेकर आपका बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। यानी ये जो आपका गुजरात है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक श्रेणी निकलेगी और ये लगभग वहाँ तक जाएगी, ठीक है।
ये आपका है बिंद श्रेणी। आगे जाकर ये अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी विखंडित हो जाती है। जैसे पन्ना की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। आगे इसी में आपका आता है पारसनाथ की पहाड़ी, सोनपुर की पहाड़ी। ये अनेक भागों में जाकर क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये गुजरात के जोहर से लेकर यानी बिहार के सासाराम तक जाती है। इसके ऊपर जो है, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं विंध्यांचल। ये बिंद श्रेणी हो गया। और इसके बाहर यानी जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं विंध्यांचल की, ठीक है। यही बिंद श्रेणी के बगल वाला जो भाग है, ये इसका नाम हम लोग देंगे क्या, इसका नाम देंगे हम लोग विंध्यांचल, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर हम नोट कर दे रहे नाम, ये है विंध्यांचल, विंध्यांचल की श्रेणी है, विंध्यांचल श्रेणी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बिंद श्रेणी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसी का नाम है आपका विंध्य श्रेणी, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। विंध्य श्रेणी, देखिए हम लोग फिगर पे यानी मैप पे ही सब कुछ समझेंगे, और समझने के बाद अगर ये समझ में आता है तो मैप पे समझने के बाद क्या करेंगे, यानी एक एक पॉइंट को हम नोट कर देंगे, नोट करवा देंगे आपको 100%। मैं वादे के साथ बोलता हूँ आपको 100% क्लास में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको बस ये देखते चल रहा है। अगर मैं पहले से इसको बनाकर सामने लाता तो समझ में नहीं आता कौन क्या, लेकिन आपके सामने मैं बना रहा हूँ एक एक। जैसे अरावली श्रेणी मैंने बनाया, फिर मेवाड़ बनाया, फिर आपका मालवा बनाया, फिर बुंदेलखंड बनाया, फिर बघेलखंड बनाया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका जो है छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका गरजात की पहाड़ियाँ हैं, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, महानदी बेसिन है, और ये बस्तर की श्रेणी है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। इस सबको यहाँ पर तक केंद्रीय उच्च भूमि, यानी जब वर्गीकरण किए थे तो बताए थे कि आपका बुंदेलखंड का जो भाग है यहाँ तक केंद्रीय उच्च भूमि कहलाता है, और ये पूर्व की पहाड़ियाँ कहलाती है, यानी पूर्व की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब ये देखना है, ये श्रेणी है, हो गया आपका बिंद श्रेणी, ठीक है। बिंद श्रेणी हम क्या बताए, बिंद श्रेणी जब आगे जाती है तो अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, उसको हम देखेंगे। लेकिन इसके बीच में, इसके नीचे क्या अवस्थित है, इसको भी हम देख ले रहे हैं फिगर पे। यहां पर एक श्रेणी आता है मैकाले की श्रेणी। कौन सी, मैकाले की श्रेणी, इसको समझिएगा। ये यहां पर एक आपका रेंज आता है मैकाले, ठीक है। इसको याद रखना है, मैकाले, मैकाले पर्वत श्रेणी। और इसका एक सर्वोच्च शिखर है, यहाँ पर एक सर्वोच्च शिखर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमरकंटक, यानी मैकाले की सर्वोच्च चोटी होगी, ये मैकाले हो गया। मध्य प्रदेश में कुछ, बाकी आपका उड़ीसा वगैरह में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मैकाले है, यहाँ पर लिख दीजिए मैकाले, ये हो गया आपका मैकाले, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमरकंटक। तो ये सर्वोच्च चोटी कहाँ, यहाँ पर लिख दे, देखिएगा ये यहाँ पर लेके जा रहा है अमरकंटक, अमरकंटक, यानी मैकाले की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी अमरकंटक। और अमरकंटक से मैकाले की जो श्रेणी है, यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती है, और इसके लिए हम एक आपको दमदार ट्रिक बताएंगे, और उस ट्रिक से ही यहाँ से जो नदियाँ निकलने वाली है सबको याद आप कर लीजिएगा, 100% मैं बोलता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया बिंद श्रेणी। बिंद श्रेणी के बाद क्या है, यहाँ पर आपका पड़ता है सतपुरा श्रेणी। यहाँ पर हम देखेंगे बिंद श्रेणी के बाद क्या पड़ेगा, तो बिंद श्रेणी के बाद सतपुरा श्रेणी, यहां पर एक है सतपुरा श्रेणी। ये है आपका सतपुरा श्रेणी। ये भी अनेक भागों में बटी हुई है, खंडित हुई है।
जिसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। सतपुरा को, इसका नाम आप नोट कर लीजिए, इसको हम बोलेंगे सतपुरा। सतपुरा हो जाएगी, महादेव हो जाएगी, ये महादेव हो जाएगी। मैंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणी एक ही है, सतपुरा श्रेणी ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसको क्या अलग अलग नामों से हम जानते हैं। और इसी का श्रेणी आपका ये आपका मैकाले पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखना है। दोनों भ्रंश घाटियों के बीच में, ये दोनों के बीच क्या बन रहा है, भ्रंश बन रहा है। आप देखिए दोनों के बीच यानी भ्रंश बन रहा है, और यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलेगी और इधर आके गिरेगी। ये नदी निकलती है दोनों ही भ्रंश के बीच, ठीक है। और ये कहाँ से निकल रही है नदी, ये निकल रही है अमरकंटक से, यानी जो मैकाले की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, क्योंकि सतपुरा श्रेणी ये है, सतपुरा श्रेणी और बिंद श्रेणी, दोनों के बीच क्या हुआ है, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। भ्रंश घाटी मतलब दोनों पर्वतों के बीच में, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार ये आपका पर्वत है, ठीक है, ये आपका हो गया बिंद श्रेणी, बीच में टूटा हुआ है, गर्त है, और फिर है ये आपका सतपुरा श्रेणी, और यहाँ से जो गड्ढा है, ये गर्त है, यहाँ से नदियाँ निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्मदा घाटी। यानी दोनों के बीच में घाटी यानी एक दर्रा बना हुआ है, उसी दर्रे से ये जल का निकास होता है, नदियाँ निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्मदा घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नर्मदा घाटी, ठीक है ना। तो इस नदी का नाम भी आप याद रखिए, इस नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है। यहाँ से देखेंगे और नदियाँ निकलती हैं, इसके लिए एक ट्रिक नोट कर लीजिए आप, एक ट्रिक है, दमदार ट्रिक है। सोनू इंद्रावती, सोनू इंद्रावती नाम, सोनू इंद्रावती नाम अमर रहे। सोनू इंद्रावती नाम जो है वो क्या रहे, सोनू इंद्रावती नाम अमर रहे। अब देखिए कौन कौन नदी हो जाएगी, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, सोनू इंद्रावती महान नाम अमर रहे। सोनू इंद्रावती महान नाम अमर रहे, ये क्या आपका ट्रिक है। मतलब मैकाले या अमरकंटक से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप इसको सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। सोनू से हो जाएगी सोन नदी, सोन नदी, इंद्रावती से इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, और महान से महानदी, महा से क्या हो जाएगा, महानदी, नाम से नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, अमर से याद रखना है कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये मतलब सोन नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, नर्मदा नदी, सबका उद्गम स्थल जो है वो कौन होगा, तो ये होगा आपका अमरकंटक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सभी नदियों का उद्गम स्थल जो है ये है आपका अमरकंटक, ठीक है। जस्ट इसके नीचे आते हैं सतपुरा रेंज के नीचे, तो सतपुरा रेंज के नीचे आपका क्या पड़ेगा, तो यहाँ पड़ता है, चलिए इसको डायरेक्ट हम यहाँ ही लिख दे रहे हैं, ये सबको मिला ही दे रहे हैं, ठीक है। ये सतपुरा रेंज हो गया, मान लीजिए इसका नाम यहाँ लिख लीजिए सतपुरा, सतपुरा श्रेणी। अलग नाम आपका महादेव, मैकाले आदि के नाम से जानती है। इसके बीच में क्या हुआ है, सतपुरा के जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे तो एक श्रेणी मिलती है जिसको हम बोलते हैं सतमाला, यानी इसके नीचे की जो श्रेणी है इसको क्या बोलेंगे, सतमाला। यहाँ पर भी एक श्रेणी का विकास हुआ है, ये है आपका श्रेणी जो है, ये क्या पड़ेगा आपका सतमाला, सतमाला। तो फिर दोनों के बीच भी भ्रंश बन जा रहा है, ठीक है।
दोनों के बीच भ्रंश बनाया, तो यहाँ से भी एक नदी निकलेगी, उद्गम स्थान वही है दोनों के बीच में, यहाँ से भी नदी एक बह रही है, एक नदी का उद्गम हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम देंगे हम लोग ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ठीक है, तो एक यही दो प्रमुख नदियां हैं, यानी जो भ्रंश घाटी में बहती है, एक तो नर्मदा नदी नर्मदा घाटी में, ताप्ती नदी घाटी में। ठीक है, ये दोनों का उद्गम स्थल जो पूछे तो दोनों का उद्गम स्थल भी क्या होगा आपका, तो मैकाले, या बोल सकते हैं मैकाले की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1050 मीटर है। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1050 मीटर। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका ऊंचाई 1050 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, 1050 मीटर यानी अमरकंटक की ऊंचाई है। अब यहाँ से और कौन कौन सी नदियाँ निकलती है इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ से एक और नदी निकलती है आपका, यहाँ से एक नदी निकलेगी जो बघेल खंड को पार करते हुए ये निकल जाएगी आपका गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोन नदी इधर एक जाती है नदी, और यहीं से एक नदी निकलती है, ये आपका आकर गिर जाती है बंगाली खाड़ी में, जिसको हम बोलते हैं इंद्रावती नदी। इंद्रावती। और यहाँ से एक और नदी निकलेगी जिसको हम बोलेंगे, वो सोन हो गया, इंद्रावती हो गई, नर्मदा निकल रही है। उसके बाद आपका कौन निकलेगी? एक हो जाएगी आपका महानदी, और ये बंगाली खाड़ी में गिर जाएगी महानदी। ठीक है, ये सबका उद्गम स्थल जो है वो कौन है? तो आपका मैकाले श्रेणी है, या बोल सकते हैं अमरकंटक की पहाड़ी है। ये आपको एकदम देखिए, हम एकदम आहिस्ता आहिस्ता एक एक टॉपिक को पता चल रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको 100% क्या होना चाहिए? क्लियर जरूर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास में है नहीं कि आपको हम क्या करेंगे, हर बात को समझाएंगे, इसलिए हम हर बिंदु को विस्तार पूर्वक और एकदम स्लो माध्यम से बता रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत दिखाई दे रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अभी मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, आपको बताने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, ये हो गया लगभग जो आपका बिंद श्रेणी के आसपास का जो फिगर है, जो आपको दिखाई देता है इसके आसपास। जब तक कि बिंद श्रेणी हम केवल डायरेक्ट आते और बिंद श्रेणी बताते यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, ये है, तो उतना समझ में नहीं आता जब तक कि इसके आसपास के पठार के बारे में हम नहीं जानेंगे। ठीक है, ये तो हम जान गए कि भाई ये आपका अरावली श्रेणी है, ये मेवाड़ श्रेणी है, और ये आपका मालवा है, बुंदेलखंड है, ये आपका बघेलखंड है, ये जो है आपका छोटा नागपुर पठार है, ये राजमहल की पहाड़ी है, गरजात की पहाड़ी है, महानदी बेसिन है, बस्तर की पहाड़ी है, मैकाल श्रेणी है, और इसी के बगल में यहाँ पर आपका क्या है? बिंद श्रेणी है। बघेलखंड के बगल में हम देखें तो एक भांडेर भी यहाँ पड़ता है, भांडेर, यहाँ पर भांडेर भी पड़ता है, इसको याद रखना है। ठीक है, सतपुरा हो गया, सतमाला हो गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम नोट करिए, सतमाला श्रेणी। सतमाला श्रेणी। बाकी इसके नीचे हम देखेंगे दक्कन का ट्रेप आ जाता है। मतलब जो इसका फिगर है वो कैसे आपको दिखाई देगा, ये संपूर्ण, अब ये किस तरह किस अवस्थिति में है, इसके बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा। सर्वप्रथम आपको जो अरावली आ रहा है, अरावली उतना ऊंचा नहीं है, सबसे पुराना है, लेकिन हाइट में उतना ऊंचा नहीं है जितना कि बाकी सबके आपका बिंद श्रेणी है। जैसे अगर इसको आप देखिएगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा, ये हो गया अरावली। ठीक है, अरावली से जैसे जाएगा मालवा। ठीक है, ये अरावली हो गया, अरावली से ये हो जाएगा मालवा। ठीक है, मालवा से ऊपर जाइएगा तो ये आपका मालवा पठार के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा विंध्याचल मिलेगा, और ऊपर जाइएगा ये आपका बिंद श्रेणी मिलेगा। ठीक है, बिंद श्रेणी के बाद आपको मिलेगी डायरेक्ट यहाँ पर गड्ढा, मतलब ये आपका होगा नर्मदा घाटी। ठीक है,
फिर यहाँ पर सतपुरा श्रेणी मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? सतपुरा श्रेणी फिर ऊपर उठी हुई है। फिर आपका ताप्ती नदी यहाँ पर बनेगी। ताप्ती नदी के बाद फिर ये ऊपर उठता है और ये सतमाला श्रेणी मिलता है, सतमाला। और सतमाला के बाद ये इसकी जो ऊंचाई है वो दिन पर दिन घटते चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संपूर्ण रूप से एक क्या होता है, मैप बनता है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कहाँ पर कितनी ऊंचाई है। ठीक है, ये तो नदी है, यहाँ पर छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर ये श्रेणी आ जाती है, फिर नदी आता है, फिर ये श्रेणी आती है, फिर बाकी ये सब श्रेणियाँ। ठीक है, अब यहाँ सबका नाम भी नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अरावली है, ये अरावली। अरावली के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा मालवा। ये मालवा की ऊंचाई है, मालवा इतना ही में है, ज़्यादा नहीं। ये हो गया मालवा। ये हो गया विंध्याचल। विंध्याचल से भी ऊंचा है आपका विंध्य, ये सबसे ऊंचा आपका होगा विंध्य। और विंध्य के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी यहाँ पर बह रही है। नर्मदा नदी घाटी का विकास हुआ है, इसको लिखिएगा, नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, नर्मदा नदी के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा होगा? ये होगा सतपुरा। इसको लिखिएगा सतपुरा। ठीक है, सतपुरा के बाद ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होगा? ये हो जाएगी ताप्ती। यहाँ पर हो जाएगी ताप्ती नदी घाटी। ठीक है, ताप्ती नदी यहाँ से निकल रही है। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए इसी को, ये जो ऊपर वाला भाग था हमने यहाँ पे बनाया है, मतलब हाइट। आप देखिए सबसे ऊंचा आपका विंध्य श्रेणी है। विंध्य श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है? गुडविल है, या सद्भावना शिखर बोलेंगे। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर ताप्ती हो गई। ताप्ती नदी के बाद ये जो आपका पड़ता है ये सतमाला हो जाएगा, सतमाला। और सतमाला के बाद इधर आएंगे तो ये दक्कन का पठार हो जाएगा, दक्कन का पठार। यानी आगे ये दक्कन पठार, जो तमिल का पठार, कर्नाटक का पठार, ये सब हम लोग आगे उसको, इसके बारे में, सब के बारे में क्या करेंगे, यानी डिटेल्स रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना आपको क्या करना है, समझना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए हैं विंध्य श्रेणी जो है। अब यहाँ पर ये देखना है कि विंध्य श्रेणी जो गुजरात के जोहाट से निकलती है और ये कहाँ तक जाती है, यानी बिहार के सासाराम तक जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे यानी ये उत्तर से आपका पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, वो अनेक शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। और उसी का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? पन्ना भी है, और कैमूर भी है, पारसनाथ भी है, और आपका सोनपुर भी है। किसका? यानी कैमूर का ही हिस्सा। इसकी कुल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल लंबाई जो है वो आपका 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, यानी इसकी औसत ऊंचाई देखी जाए तो वो 400 से लेकर 650 मीटर, यानी 650 मीटर के आसपास क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। मतलब यहाँ यानी विंध्य श्रेणी की औसत ऊंचाई है। बाकी देखिए हम लोग अरावली पढ़ चुके हैं, मेवाड़ पढ़ चुके हैं, मालवा पढ़ चुके हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद विंध्य श्रेणी, फिर छोटा नागपुर पठार पढ़ेंगे। ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो ये जो फिगर है आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, ये ट्रिक भी नोट कर लिए होंगे। यानी मैकाले या अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सोनू, इंद्रावती महान नाम है, महान नाम अमर रहे, ये याद रखना है। सोनू से हो जाएगा सोन नदी, इंद्रावती से हो जाएगा इंद्रावती नदी, महान से महानदी, नाम से नर्मदा नदी, अमर से मतलब याद रखना है अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, और इसके बारे में यानी विंध्य श्रेणी के बारे में जो मुख्य विशेषता है उसको हम नोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि यानी विंध्य श्रेणी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो विंध्य श्रेणी की जो उत्पत्ति हो रही है वो बहुत पहले होती है, लेकिन यानी अरावली श्रेणी के बाद में होती है। अरावली श्रेणी की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? अरावली श्रेणी की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो आपका प्री कैम्ब्रियन काल में होती है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में होती है यानी अरावली श्रेणी की उत्पत्ति, और जो आपका विंध्य श्रेणी की उत्पत्ति होगी वो कैम्ब्रियन काल में होगी। ठीक है, कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति होती है। यानी ये बोल सकते हैं कि अरावली श्रेणी के बाद में क्या होता है, यानी विंध्य श्रेणी की उत्पत्ति होती है। और विंध्य श्रेणी की उत्पत्ति किस
भूसन्नति से होती है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि विंध्य भूसन्नति से। यह एक प्रकार का वलित पर्वत है, यानी फोल्डेड माउंटेन है, ये भी याद रखना है, वलित पर्वत है यानी फोल्डेड माउंटेन है। और जिस प्रकार यानी अरावली श्रेणी आज जो है घिसी पिटी यानी स्थिति में पड़ी हुई है, यानी निक्षेप और अपर्दन के बाद यानी जो अवशेष हिस्सा बचा हुआ है, उसी प्रकार यानी विंध्य श्रेणी का भी यानी अपक्षय और अपर्दन के बाद यानी निक्षेपण के बाद यानी अवशेष हिस्सा ही क्या हुआ है, बचा हुआ है। पहले इसकी ऊंचाई अधिक थी, आज जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है, पहले की अपेक्षा कम है। जिस प्रकार अरावली की विशेषता है उसी प्रकार क्या होगी, आपका विंध्य श्रेणी की भी विशेषता होगी। ठीक है, अरावली श्रेणी में हम लोग ने देखा था कि वहां पर धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो विंध्य श्रेणी होगी यहाँ पर यानी अधात्विक खनिजों की प्रमुखता ज्यादा होगी, यानी अधात्विक खनिज अधिक पाए जाएंगे। और अधात्विक खनिज क्या क्या पाए जाएंगे, जैसे चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, यानी घरेलू यानी मकान जो होता है आपके निर्माण संबंधी वस्तुएं बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जिप्सम और चूना पत्थर और आपका कोयला अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि विंध्य श्रेणी के आसपास यानी जो सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट के जो उद्योग है, उसका काफी बड़े मात्रा में क्या हुआ है, विकास हुआ है। ये भी पॉइंट इसकी विशेषता होगी। साथ में हम देखेंगे कि जैसे हम लोग अरावली, मालवा और बुंदेलखंड में पढ़े थे कि यहाँ पर जल का अभाव होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, जल का अभाव होगा। ठीक है, अब जल का अभाव कैसे होगा, आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, एक बैसाल्ट चट्टान है, यानी लावा द्वारा निर्मित है। और लावा द्वारा निर्मित यानी एक बैसाल्ट चट्टान है, और इसी से यहाँ के मृदा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो आप बताइए कि आपके क्षेत्र में अगर कहीं पत्थर होगा तो क्या वहाँ भौम जल बनता है, भौम जल का रिसाव होगा, नहीं होगा। यानी पृथ्वी के अंदर अगर पत्थर होगा तो वहाँ भौम जल होगा ही नहीं, भौम जल का रिसाव ही नहीं होगा। बारिश का पानी एकत्रित होगा और पठार के माध्यम से कहीं ना कहीं बहकर निकल जाएगा। और वो किस रूप में निकल जाता है, तो हम देखेंगे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, सोन नदी हो गई, आपका इंद्रावती हो गई। ये सब नदियां जो है यहाँ से पानी को अवशोषित करती है और ले जाकर यानी या तो अरब सागर में गिर जाती है या तो बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। मतलब जल रुकता नहीं है, जिसके लिए यानी यहाँ पर क्या हुआ, अब पानी रुक नहीं रहा है तो यहाँ पर जल संकट तो उत्पन्न होगा। और जल संकट की समस्या से निदान पाने के लिए यानी हम देखेंगे कि नर्मदा नदी पर अनेक प्रकार के बांधों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले नर्मदा नदी पर जो बांध बनेगा वो होगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जब यहाँ पे बन रहा था तब यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था, यहाँ के निवासियों ने इसका विरोध किया था, यानी इस घाटी में रहने वाले लोग जो है इसका विरोध किए थे। क्योंकि अगर बांध बनेगा तो वहाँ पानी का जमाव होगा, पानी का जमाव होगा तो उसके आसपास का जो निवासी है, उस घाटी में रहने वाले लोग जो हैं, उनके जीवन पर क्या बोल सकते हैं कि एक प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में मानना पड़ा उनको। ठीक है, तो इन सभी बातों को जो यानी विंध्य श्रेणी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन सबको यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको नोट करेंगे। क्योंकि केवल बोलेंगे तो आप लोग इतने मतलब क्या बोला जाता है, सेल्फ स्टडी करने वाले हैं या इतने आप जिम्मेवार हैं कि बोलेंगे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो फिगर में बना दिया हूँ हर चीज़ का, और यहाँ पर एक एक पॉइंट को नोट कर दूंगा ताकि आप जो है केवल स्क्रीनशॉट लेकर सामने रखिए और उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति से संबंधित और विंध्य श्रेणी की उत्पत्ति, ये पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट करते चलिएगा मेरे साथ। विंध्य श्रेणी, तो विंध्य श्रेणी का पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति। तो विंध्य श्रेणी की उत्पत्ति कब होती है, तो विंध्य श्रेणी की उत्पत्ति यहां पर लिखेंगे कि अरावली श्रेणी के बाद, अरावली श्रेणी के बाद विंध्य श्रेणी की उत्पत्ति हुई। मतलब क्या कि अरावली श्रेणी की उत्पत्ति कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में। तो इसकी उत्पत्ति कब होगी, इसकी उत्पत्ति हुई यानी कैम्ब्रियन काल में, कैम्ब्रियन काल में।
ठीक है। नेक्स्ट ये याद रखना है कि यह जो है यह एक प्रकार की क्या है, वलित पर्वत है। यह एक प्रकार की वलित पर्वत है, यह भी पॉइंट आपको नोट करना है। फिर ये भी याद रखना है कि यह विंध्य भूसन्नति से बना हुआ है। यह विंध्य भूसन्नति से बना हुआ है। अरावली और विंध्य, अरावली और विंध्य श्रेणी दोनों ही क्या है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। यानी बोल सकते हैं कि अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, दोनों आज जो अवस्थित है वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में अवस्थित है। अरावली भी, ये जो आपका अरावली जो दिखाई दे रहा है ये भी, और विंध्य श्रेणी भी, दोनों क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। दूसरी बात यहाँ ये भी याद रखना है, यहाँ पर धात्विक अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर यानी प्रमुख रूप से क्या पाया जाएगा, यानी अधिकतर अधात्विक खनिज। यहाँ अधात्विक खनिज की प्रधानता है। यहाँ अधात्विक खनिज की प्रधानता है। जैसे कौन कौन सा, तो जैसे में आपको याद रखना है, जैसे बलुआ पत्थर हो जाएगा, बलुआ पत्थर, ठीक है। जिप्सम हो जाएगा, क्वार्टजाइट हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, कोयला आदि। यानी बोल सकते हैं क्या, घरेलू निर्माण सामग्री, ये भी हो जाएगा आदि, या घरेलू निर्माण सामग्री आदि। अब देखिए एक विशेषता और याद रखना है कि जिप्सम पाया जा रहा है, क्वार्टजाइट पाया जा रहा है, चूना पत्थर पाया जा रहा है, कोयला पाया जा रहा है। तो हम बताए थे कि भाई यहाँ पर सीमेंट उद्योग अधिक होते हैं। तो सीमेंट उद्योग क्यों अधिक होंगे, कारण यह है कि यहाँ अगर जिप्सम पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, तो सीमेंट जो बनता है कोयला, जिप्सम और चूना पत्थर से ही बना होता है। तो ये भी हम लिख लेंगे कि यहाँ सीमेंट उद्योग का बड़े पैमाने पर, सीमेंट उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। क्यों होगा, क्योंकि ये भी पॉइंट लिखना है कि सीमेंट बनाने में जितने भी कच्चे माल लगते हैं सभी यहां पर पाए जाते हैं। क्योंकि सीमेंट उद्योग में लगने वाले कच्चे माल जैसे कच्चा माल क्या क्या लगता है इसमें, कोयला, जिप्सम और चूना पत्थर, तीनों यहां पाए जाते हैं, यही कारण है कि यहां पर क्या हुआ है, मतलब इन क्षेत्रों में हम देखेंगे आपका ये सभी क्षेत्र। अब देखिए कोयला जो है, हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आखिर बेसाल्ट चट्टान हुआ, कोयला क्यों पाया जाता है,
सबकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा, वीडियो लंबा होगा बाबू, मैं बोल रहा हूँ वीडियो लंबा होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि सर इतना घंटा का वीडियो बना दे। अरे भाई, अगर जानना है किसी भी चीज़ को अच्छे से तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, नया दोस्त बनाए, कुछ नहीं जाने और दोस्ती कर लिए, बाद में वही दोस्ती टूट जाती है। बस मेरा है ना, टाइम दीजिएगा, जानिएगा उसके बारे में, तब तो पता चलेगा कि दोस्त अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्त नहीं बनाना है, यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। तो पढ़ना है तो पढ़ने के लिए और पूरे विस्तृत तरीके से जानने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वरना मैं आता, यहाँ का जो हाईलाइट पॉइंट है वो बताता, नोट करता, चला जाता, वीडियो खूब वायरल होता। मैं ये भी जानता हूँ इतना डीप पढ़ाऊँगा तो केवल पढ़ने वाले लोग ही देखेंगे, सब लोग नहीं देखेंगे। खान सर का वीडियो देख लीजिए मतलब मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब अब रहने दीजिए। शॉर्टेड जो वीडियो होता है लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, बस समझ रहा है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी दिया जाए अच्छा से दिया जाए, वो नाम के लिए नहीं, काम के लिए हो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, सीमेंट उद्योग बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट उद्योग में लगने वाले कच्चे माल जैसे कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट वाले आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसे मिटाऊं। चलिए मिटा दे इसको। ये तो हो गया उत्पत्ति संबंधित और जो प्रमुख यानी कोयला वगैरह पाया जाता है। फिर हम देखेंगे बिंद श्रेणी का विस्तार। विस्तार देखेंगे कि ये कहां से कहां तक फैली हुई है। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिएगा विस्तार। बिंद श्रेणी विस्तार। तो देखिए विस्तार में आप क्या याद रखिएगा कि यह कहां से कहां तक फैली हुई है। तो अभी हम बताया कि गुजरात के जोहाट से लेकर बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि विंध्य श्रेणी गुजरात के जोहाट से बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है। इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो लंबाई हो गया। इसकी कुल लंबाई लगभग क्या है, 1200 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई याद रखना है कि लगभग 400 से, यानी इसकी कुल लंबाई लगभग 1200, यहां पर लिख लीजिए 1200 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, कुल औसत ऊंचाई, तो ये याद रखना है 400 से 650 मीटर क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। अब एक बात और याद रखना है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है। इसकी सर्वोच्च चोटी हम क्या बताए थे
इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो सद्भावना शिखर है। सद्भावना शिखर, ठीक है, क्या है, सद्भावना शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 775 मीटर है, यही लगभग 775 मीटर के आसपास सद्भावना शिखर की। जब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है तो अनेक शाखाओं में क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है, अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसको भी हम देखेंगे आखिर उनको हम किन किन, मतलब वही आपका विंध्य श्रेणी ही है, लेकिन उसे किन किन नामों से जाना जाता है जब ये अनेक शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरह जा रही है और ये कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहलाती है। जैसे ये अनेक शाखाओं में क्या हो जाती है, इस प्रकार से बटी हुई है, ठीक है। ये आपकी है। जैसे अब इसमें जो है आपका ये जो श्रेणी है ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबी जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिहार में कैमूर श्रेणी बोलते हैं। बस समझ रहे हैं। इसका नाम क्या क्या है, अब नाम देखिएगा। इसको पन्ना बोलते हैं, रीवा या पन्ना की पहाड़ी, रीवा या पन्ना की श्रेणी, ये आपका हो जाएगा। ये सभी मध्य प्रदेश में है, ये भी एमपी में है। ये आपका कैमूर है जो आपका बिहार में जा रहा है, कैमूर श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। और ये पारसनाथ हो जाएगी, पारसनाथ। ये विंध्य श्रेणी का ही एक भाग है, मतलब शाखित रूप में। ये हो जाएगा सोनपर, क्लियर। निकलता कहां से है, तो ये गुजरात के जोहाट से, यानी जोहाट से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये कहां तक जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये आपकी जा रही है लगभग बिहार के सासाराम तक। ये जो श्रेणी है बिहार के सासाराम तक। इधर आपका पन्ना हो गया, यही बिहार में जा रही थी, इसको हम कैमूर कहेंगे। यही एमपी के में ही है आपका पारसनाथ, और ये आपका उड़ीसा वगैरह में, ये भी सॉरी एमपी में ही है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सोनपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इनकी श्रेणियां हैं, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बिहार, ये कैमूर कहाँ पर है, सासाराम है। ये भी, ये आपका सासाराम, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। औसत ऊंचाई याद रखना है, औसत ऊंचाई हम लिख दिया लगभग, यानी 400 से लेकर 650 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1200 किलोमीटर है। इसकी सर्वोच्च जो शिखर है वो सद्भावना शिखर या इसके गुड विल के नाम से भी जाना जाता है। गुड विल, सद्भावना शिखर बोल सकते हैं या गुड विल बोल सकते हैं, दोनों इसी का नाम है। और ये इसकी सर्वोच्च चोटी है विंध्य श्रेणी की, जिसकी ऊंचाई 775 मीटर है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसकी अवस्थिति के बारे में। इसकी अवस्थिति क्या है, तो अवस्थिति में क्या लिखेंगे, एक लाइन आप लिखिएगा अवस्थिति, ज़्यादा कुछ है नहीं अवस्थिति में। अवस्थिति तो ये कहाँ अवस्थित है, आप देख सकते हैं कि ये आपका यानी विंध्याचल और नर्मदा नदी के बीच में अवस्थित है। विंध्याचल या बोल दिएगा आपका मालवा पठार, एक तरफ मालवा दूसरा तरफ क्या, नर्मदा के बीच में अवस्थित है। या इस तरह बोल सकते हैं कि विंध्याचल एवं नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी या घाटी कुछ भी के बीच में अवस्थित है, ठीक है। फिर ये भी लिख लीजिए कि ये अनेक शाखाओं में क्या है, बटी हुई है। पूर्व की ओर अनेक शाखाओं में बटी हुई है, पूर्व की ओर अनेक शाखाओं में, अनेक शाखाओं में बटी हुई है। अब इन सभी शाखाओं का नाम लिख लीजिए, जैसे पन्ना हो गया, कैमूर हो गया, तीसरा पारसनाथ हो गया, चौथा सोनपर हो गया। इसको इस तरह क्या कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको मिटा दें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये अवस्थिति हम लोग देख लिए, इसका विस्तार देख लिए,
इसकी सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है ये भी लगभग हम देख लिए। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, यानी विंध्य श्रेणी से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वे कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एक तो गंगा नदी का मैप आप बनाना पड़ेगा। गंगा नदी ये आपका मान लीजिए गंगा नदी हो गई। ठीक है, गंगा नदी में आकर मिलती है कौन, यानी जो बंदरपुर से निकलती है गंगा, निकलती है आपका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, और वो जाकर बंगाली खाड़ी में इधर गिर जाती है हुगली। आप एक ये बांग्लादेश में चली जाएगी और एक हुगली के रूप में, हुगली ये है हुगली, और यहीं आपका गंगा जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाएगी, जो भी हो याद रखना है। यहाँ से आपका यमुना नदी निकलती है और इलाहाबाद के पास जाकर मिल जाती है गंगा में। यह है यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, यह आपका गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पर ये जाकर मिल गई गंगा में। यहाँ से जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो इसको याद रखना है। एक चंबल नदी है, हम लोग जानते हैं चंबल नदी। चंबल नदी विंध्य श्रेणी से ही निकलती है। आपको यहीं पे हम बना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका विंध्य श्रेणी ये हो गया आपका, मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपका विंध्य श्रेणी हो गया, विंध्य श्रेणी हो गया। ठीक है, जो भी हो। और यहां से निकलती है चंबल नदी, निकलती है चंबल नदी यहां से, और ये जाकर मिलती है यमुना में। ठीक है, एक हम लोग देखे थे कि यही चंबल नदी में आकर एक बनास नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी, बनास नदी, बनास, इसको याद रखिएगा। इसका नाम है चंबल, चंबल नदी। ठीक है, ये है आपका बनास नदी। और ये कहां से निकलती है, तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आपका अरावली श्रेणी से निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है, ये अरावली से निकलती है। ठीक है, बनास जो है अरावली से निकलती है, जाकर चंबल में मिल जाती है। लेकिन चंबल जो नदी निकलेगी वो कहां से निकलेगी, तो ये आपका निकलती है विंध्य श्रेणी से। इसके साथ साथ इसी में एक नदी निकलती है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी निकलती है यहीं से, और ये जाकर मिलती है आपकी चंबल नदी में। इसका नाम यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। ठीक है, दूसरी नदी हम देखेंगे काली सिंध, क्षिप्रा नदी काली सिंध, ये यहाँ से निकलती है और ये भी जाकर मिल जाती है आपकी चंबल में ही, काली सिंध। काली सिंध नदी। ठीक है, काली सिंध के बाद आपको दिखाई देगी बेतवा, यहाँ पर, यानी काली सिंध के बाद यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, बेतवा नदी। इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। काली सिंध के बाद हो जाएगी आपकी काली सिंध के बाद आपकी पार्वती नदी हो जाएगी। यहाँ से पार्वती नदी, सॉरी, हाँ पार्वती नदी, पार्वती नदी। और पार्वती नदी के बाद हम लोग देखेंगे सिंध नदी, जो डायरेक्ट जाकर किस में मिलेगी, यमुना में मिलेगी, सिंध। ठीक है, और सिंध के बाद आपकी एक हो जाएगी बेतवा नदी,
बेतवा, बेतवा नदी भी जाकर मिलेगी यमुना में। ये हो जाएगी सिंध नदी और ये हो जाएगी बेतवा नदी। ठीक है, और बेतवा नदी में सबका मुहाना याद रखिए, ये इधर है। समझ रहे हैं? ये बेतवा नदी में एक नदी आकर मिलती है आपकी धामन नदी, यहीं से निकलती है धामन नदी। इसको भी नाम याद रखिए, धामन नदी। ठीक है, और इसी का जो आगे श्रेणी जो है कैमूर श्रेणी, ये आगे जो बढ़ेगा यहाँ पर आपका कैमूर श्रेणी है, इसी का भाग। और यहाँ से निकलती है आपकी केन नदी, कैमूर से केन नदी निकलती है और ये भी जाकर मिल जाती है आपकी यमुना में। ठीक है, तो इसका भी नाम याद रखना है, केन नदी। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है तो कैमूर, ये कैमूर से, कैमूर के पठार से। ठीक है, और जाएगी कहाँ, यमुना में जाकर मिल जाती है। ये सब आपका मुहाना हो गया, ये इसका मुहाना है, इसका आपका मुहाना आपको याद रखना है। नदियों का उद्गम स्थल याद रखना है, मुहाना याद रखना है। ये मतलब इतनी नदियाँ जो है आपकी कहाँ से निकलती है, बिंद श्रेणी से निकलती है। ये आपकी गंगा नदी हो गई, ये आपका यमुना नदी हो गई। ठीक है, यमुना, और इसी में ये आपका जो प्रमुख नदी है ये हो गई चंबल, और चंबल में आकर मिल रही है क्षिप्रा। तो याद रखना है यहाँ की प्रमुख नदी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी जो है आपके विंध्य श्रेणी के आसपास बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये सबको याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, और नेक्स्ट जो इसी का पार्ट यानी भाग 2 होगा उसको मैं कल लेकर आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग हो सके तो 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, 2 बार देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो परिवार है एग्जाम दर्पण वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्या हो सके, जुड़ सके।